इसके बाद है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसमें क्या होने वाला है, सिर्फ फूड सिंथेसिस। मतलब प्लांट्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट ड्यूरिंग डार्क उनका काम होता है टू सिंथेसाइज फूड। लाइट के प्रेजेंस में क्या क्या हो रहा था, वो लाइट यूज कर रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, मतलब वो लाइट उस इलेक्ट्रॉन के अंदर वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को जब बहुत से कैरियर्स में ट्रांसफर करता है तो उससे एटीपी फॉर्म होता है। तो दैट सेम लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये एटीपी यूज होगा वाटर ब्रेक होने के लिए, इससे ऑक्सीजन रिलीज होने वाला है, NADPH2 बनने वाला है। तो ये जो चीजें फॉर्म हो रही हैं ये सब कब हो रहा है, ड्यूरिंग डे टाइम। तो ऑक्सीजन कब रिलीज कर रहा है प्लांट्स, ड्यूरिंग डे। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग लोग वॉकिंग एंड जॉगिंग टू गेट फ्रेश एयर। और डार्क में प्लांट्स का काम क्या होता है, टू सिंथेसाइज ओनली फूड। और फूड बनने का एक ही प्रोसेस है विच इज C3 साइकिल। बाकी और जो टाइप है वो सारे मॉडिफिकेशंस है, क्योंकि हर प्लांट एक डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशन में है, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, जिसके लिए उसने क्या किया, अपने प्रोसेस को मॉडिफाई किया। वरना प्लांट्स जो भी प्रेजेंट है इवन तो मॉडिफाई किया है तो भी अगर वो फूड फॉर्म कर रहा होगा तो वो फूड फॉर्म करने का उसका जो मेथड है, उसका जो प्रोसेस है, वो सारे प्लांट्स एक ही फॉलो कर रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज C3 साइकिल। अब इसको C3 क्यों नाम है या इसके और क्या क्या नाम है, तो पहले देखते हैं। तो फूड फॉर्म करने का प्रोसेस इज कॉल्ड एज C3 cycle. तो C3 cycle is also called as Calvin cycle. तो Calvin cycle इसलिए क्योंकि it was discovered by Melvin। तो ये जो भी प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया तो दैट वाज डन बाय मेल्विन केल्विन। इसीलिए इस साइकिल को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। होता क्या है, अब प्लांट्स को डार्क में फूड फॉर्म करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस रिक्वायर्ड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी से फूड फॉर्म होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से एंटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के एंट्री के लिए कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट काम कर रहा है, लीव्स। लीव्स पे क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग। ये ओपनिंग क्या करते हैं, एयर एक्सचेंज। तो इसी से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को रिसीव होगा और इसी ओपनिंग से जो ऑक्सीजन अंदर बन रहा है वो बाहर जाएगा। तो ये हुआ क्या, इस लीव्स में जो स्टोमेटल ओपनिंग है तो इसके थ्रू क्या एंटर होता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग्स, कहां चला जाएगा, लीफ के अंदर एक एक सेल में। लीफ का जो सेल है उसका जो मैट्रिक्स जहां पर फूड फॉर्म हो रहा है तो वो जो ऑर्गेनल है उसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है, सराउंडिंग है, ग्राउंड सब्सटेंस है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वहां पहुंचेगा कोई तो होगा वेलकम करने वाला, कोई तो रिसीव करेगा। ऐसा तो नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया अब करे क्या। तो आने के बाद में जो सब्सटेंस सबसे पहले उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं उसका नाम है राइबोलोज 1,5 डाई या बाइफॉस्फेट। तो you call it as RUBP और RUDP। तो चाहे उसे बाइफॉस्फेट बोलो या डाइफॉस्फेट बोलो। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिसीव करने वाला है,
राइबिलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा तो ये जो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो प्रोडक्ट बहुत ही अनस्टेबल होता है। जैसे ये जो राइबिलोज 1,5 डाइफॉस्फेट है, ये स्ट्रक्चर एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो 5 कार्बन मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 कार्बन, CO2 एक कार्बन 2 ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन यानी CO2। जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो कितना है ये 5 और ये कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। ये जो ग्रुप है CO कार्बन और ऑक्सीजन का, ये कीटोनिक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोनिक है। तो ये 6 कार्बन का स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक अनस्टेबल कीटो एसिड जो 6 कार्बन है। क्या है? अनस्टेबल कीटो एसिड जो कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। अब ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है तो ये खुद कैसा है? अनस्टेबल। ये क्या होता है? इमीडिएट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये तुरंत स्प्लिट होता है 2 मॉलिक्यूल्स में। ये तुरंत स्प्लिट होगा 2 मॉलिक्यूल्स में हैविंग 3 कार्बन ईच। तो ये कितना मॉलिक्यूल हो गया? ये एक और ये दूसरा। तो ये क्या हुआ? तुरंत स्प्लिट हुआ और स्प्लिट होने के बाद में ये क्या बन जाता है? 2 मॉलिक्यूल्स जो 3-3 कार्बन के, और इस स्ट्रक्चर का नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसे हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। ये कितना कार्बन स्ट्रक्चर है? 3 कार्बन। कितना मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल। और ये फॉर्म हुआ एक फर्स्ट स्टेबल। तो जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट, जो कितना कार्बन स्ट्रक्चर है? तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कितना कार्बन स्ट्रक्चर है? इसीलिए साइकिल का नाम क्या है? तो C3 साइकिल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 कार्बन का, इसीलिए उसका नाम है C3 साइकिल। तो ये पहला स्टेप, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिल ग्रुप का ऐड होना इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। तो ये पहला स्टेप है। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज फॉर्म होनी है, एक फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है जो क्या है? फूड, ग्लूकोज। तो ऑब्वियस है कि कोई चीज अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए एक इनिशियल क्वांटिटी होगी कुछ, है ना, कि हमें ये प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए रॉ मटेरियल कितना लेंगे? सपोज घर वाले कहीं बाहर है और आने में लेट होगा और तुम्हें उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, थोड़ा बड़ा जो भी हम किचन का जानते हैं कि हम कुछ बना सकते हैं, तो उस भरोसे पे उन्होंने फोन कर दिया कि बेटा हमें लेट होगा, एक काम करो तुम थोड़े से चावल बना लो और हम आके बाकी जो होगा बना लेंगे, या फिर हम कुछ बाहर से ले लेंगे तो साथ में यूज हो जाएगा खाने के लिए। ठीक है, तो तुम एक काम करो, चावल बना लो। तो उनको इतना भरोसा था कि चावल तो बन ही जाएंगे। ठीक है, अब तुम भी क्या किए? जैसा ऑर्डर आया वैसे फॉलो कर दिए। अब वो बेचारे घर पे आने के बाद में उनके पास सबसे बड़ा टेंशन ये कि तुमने बना तो दिया, जब वो आगे प्रेजेंट हुआ कि तुमने देखा घर में जो चावल रखे हैं, अब उन्होंने बोला चावल बना लेना, तो तुम
जो भी डब्बे में चावल रखा होगा सब तो नहीं बना लोगे ना, कोई क्वांटिटी होगी, कितना, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो उसके हिसाब से कितना बनना चाहिए कि सब लोग खा लें, तो उसके हिसाब से लिया जाएगा क्वांटिटी। या सपोज अगर 4 लोग हैं खाने वाले और 2 नहीं खा रहे हैं और आपको पता है तो आप उस दिन कम बनाओगे। या ऐसा है कि 4 लोग खाने वाले हैं और 2 कहीं से आ गए तो शायद फिर आपको थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली देयर इज अ क्वांटिटी, जो आपको फाइनल जो चीज रेडी करनी है उसके पहले वो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा डिसाइड करना है। इसीलिए जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा। ये जब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड ना कर ले। तो ये एक इनिशियल क्वांटिटी है कि इतना राइबोलोज बाइफॉस्फेट इतने कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होगा तो बनेगा 6 मॉलिक्यूल अनस्टेबल कीटो एसिड। तो एक स्प्लिट हुआ तो कितना दे रहा था, 2 मॉलिक्यूल, और जब 6 स्प्लिट होंगे तो कितना मिलेगा, 12 मॉलिक्यूल, बराबर। तो ये एक इनिशियल क्वांटिटी है जो प्रोसेस को शुरू करने के लिए चाहिए। तो जब तक ये सारे 6 कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन नहीं करते तब तक ये प्रोसेस आगे प्रोसीड नहीं होगा। और उसके बाद जैसे वो 6 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए 6 अनस्टेबल कीटो एसिड which will immediately split to form 12 molecule of phosphoglyceric acid। क्लियर है पहला स्टेप, कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद में दूसरा काम है, इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कहां से आया था, एसिमिलेटरी पावर NADPH2। वो क्या होगा, इस PGA में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां ऐड होता है 12 ATP और 12 NADPH2, जिससे बनेगा 12 ADP, 12 IP और 12 NADP, और हाइड्रोजन क्या हो गया PGA में ऐड, जिससे बन जाएगा फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड PGAL। क्या बना, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, क्या लिखा शॉर्ट फॉर्म में, पाया। तो 12 PGA से हमें मिलेगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL, जिसमें यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इस PGA में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये यहां पर हुआ, क्या दिया हमें, PGA। NADPH2 एसिमिलेटरी पावर है, NADPH2 एसिमिलेटरी पावर है, क्या तीर मार दी भाई, ऐसा क्या रोका है जो इसने कर दिया। तो किया क्या उसने, जब हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर, तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब, एक्युमुलेशन का मतलब क्या होता है। एक्युमुलेशन सुना, कोई चीजें अगर कहीं इकट्ठा है तो हम क्या बोलते हैं, एक्युमुलेशन। ठीक है, एक्युमुलेट हो गया है ना, जमा हो गया। वैसे ही जब ये फ्लूइड फॉर्म है, तो कोई चीज अगर फ्लूइड फॉर्म में है तो उसका जमा होना हम उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। तो इफ एनीथिंग इज स्टोर्ड इन एनी प्लेस एंड इट इज इन लिक्विड फॉर्म, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसका नाम क्या है, एसिमिलेटरी पावर। करेगा क्या है, ये चीजों को एसिमिलेट करता है, इकट्ठा करता है। कौन सी चीजों को, जो वेस्ट है, कहीं O- घूम रहा है, कहीं H+ घूम रहा है, कहीं PO4- घूम रहा है। अब ये जितने भी रेडिकल्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये एक्चुअल में बॉडी के अंदर वेस्ट है, कोई काम के नहीं। और बॉडी क्या करता है, अगर इसे रिमूव करना है तो इसे कोई ना कोई एप्रोप्रिएट फॉर्म देना पड़ेगा जिससे वो यूज कर सके निकालने के लिए।
तो ये क्या करता है, ये इन सब चीजों को एसिमिलेट करता है और एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, DH, एक पार है दूसरा ढा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी 3 कार्बन, ये स्ट्रक्चर भी 3 कार्बन, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये कैसे बना, एसिमिलेट करके सब्सटेंसेस को। अब यहां से जो प्रोसेस है वो क्या होगा, ये PgAl और ये DHAP ये कंबाइन होगा और एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है फ्रुक्टोज 1,6 बनता है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, जिसमें से फर्स्ट कार्बन पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव होगा, तो ये फॉस्फेट ग्रुप निकला, जो बचा उसका नाम है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें फ्रुक्टोज का आइसोमराइजेशन होता है और इस आइसोमराइजेशन से फ्रुक्टोज बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और अब भी जो एक फॉस्फेट ग्रुप है ये रिमूव होगा और फाइनली जो बचेगा वो है ग्लूकोज। ये है तुम्हारा फूड जो फॉर्म हुआ। तो एक ग्लूकोज बनने के लिए ये प्रोसेस ऐसे शुरू हुआ। अब यहाँ पर ये एक एक मॉलिक्यूल तो इतना फूड फॉर्म करने की तरफ गए, बचे जितने हैं, यानी यहाँ पर ये जो 10 PgAl बचा, ये क्या करेगा, ये बहुत सारे शुगर्स को फॉर्म करेगा। कुछ के नाम हम लिख देते हैं, ज़ाइलिनोस, सेड्यूहेप्टिलोस, एरिथ्रोस। तो ऐसे क्या हो रहे हैं, कुछ शुगर फॉर्मेशन हो रहे हैं, इसे हम बोलते हैं शुगर इंटरकन्वर्जन्स। जो क्या हो रहा है रिमेनिंग PgAl से, फिर फाइनली ये आकर बनता है राइबुलोस मोनोफॉस्फेट, यानी RUMP। कितना कार्बन, 5 कार्बन। 10 मॉलिक्यूल ब्रेक होते होते कितना पहुंचता है, 6 मॉलिक्यूल। ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl ब्रेक होते होते कहां तक आया, 6 मॉलिक्यूल तक, ठीक है, जिसमें बहुत से शुगर ब्रेक डाउन हुए। अब ये क्या है, मोनोफॉस्फेट। इसमें क्या होगा, एक और फॉस्फेट ऐड और ये क्या बन जाएगा, बाइफॉस्फेट। तो इसमें जब एक और फॉस्फेट ऐड होगा तो देयर इज एडिशन ऑफ 6 ATP। तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक, तो कितने हैं हमारे पास, 6 मॉलिक्यूल, तो 6 ATP ऐड होगा, जिससे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, मोनो का बाइफॉस्फेट। तो ये जो थर्ड स्टेप है, तो यहां से आधा हिस्सा कहां गया, आधा पार्ट कहां गया है, फूड सिंथेसिस, और आधा पार्ट कहां गया है, रीजनरेशन। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि 3 का A जो है फूड सिंथेसिस और इस 3 का B जो है वो है रीजनरेशन। तो पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप, थर्ड का एक पार्ट है फूड सिंथेसिस और एक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल, जो चलता रहेगा। तो फिर से 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड राइबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट से कंबाइन बनेगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ अनस्टेबल कीटो एसिड which is unstable, that immediately splits into 2 molecules of 3 carbon each. This is first stable product called as phosphoglyceric acid or phosphoglycerate। पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन होने की वजह से साइकिल का नाम भी क्या है, C3 साइकिल।
इस पहले स्टेप का नाम है कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एडिशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2, जो एक एसिमिलेटरी पावर है। ये हाइड्रोजन इसे ऐड करेगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, जिससे फॉर्मेशन क्या होने वाला है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो 12 मॉलिक्यूल से 12 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। एसिमिलेटरी पावर ने क्या जादू किया, बहुत सारे कचरा जो भी पड़े हुए थे जिसका काम नहीं था, उन सबको इकट्ठा करके 13th मॉलिक्यूल बना दिया, which is डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन फॉस्फेट। अब ये चीज बेनिफिशियल है ना भाई। हमने 4 लोगों का खाना बनाया, 2 ऐसे ही आ गए, किसी के यहाँ आए थे तो सोचा चलो हमारे रिलेटिव्स है, जाते जाते इनसे भी हाई हेलो कर लेते, तो आ गए। तो उनको क्या भाई, हम सबके घर में सबसे इनोसेंट कैरेक्टर मम्मी, वो आ गए जाते जाते कि कैसे कैसे नहीं, है ना। मम्मी ने बुला लिया, नहीं आओ बैठो बैठो, ठीक है 5 मिनट बैठ जाते हैं। और वो ऐसा टाइम है जिसमें वो आ रहे हैं या आ गए हैं जिसमें खाना खाने का टाइम है। तो मम्मी का तो मालूम है, नहीं खाना खा के जाना है। नहीं हम ऐसे ही बस मिलने आए थे आपसे, अभी निकल गए, खा के जाना है, खाने का ही टाइम है। हाउ कैन यू इंसिस्ट। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं मम्मी को कैसे बनाया है, कैसे खिलाओगे, लेकिन मम्मी को क्या है, जो आ गया पहले वो खा लिए, हम बाद में खा लेंगे कुछ मैनेज करके, लेकिन पहले खिला देते हैं ना। कोई आया तो उसको कैसे जाने देंगे, तो चलो ठीक है हम भी एक्सेप्ट करेंगे, कोई बात नहीं। जो आए हैं, जो मेहमान आए हैं, जो गेस्ट है, उनका बोलना क्या है, हम खाएंगे लेकिन तभी खाएंगे जब सब लोग साथ हैं। ये भी पंगा, तब करे तो करेंगे, ठीक है आ जाओ, ले आओ बेटा खाना, सबके लिए सब बैठते हैं। अब क्या हुआ, जो घर में था हमने उसको मैनेज किया सबको शेयर करने के लिए, जो घर के लोग हैं जो आए हुए थे, और जिस तरीके से भी उससे हमने शेयर किया हुआ है तो सबको वो चीज उतनी सफिशिएंट हो गई, कोई कम नहीं खाया, जिसको जितना चाहिए था उसने उतना खा लिया और उतने में सबके लिए हो गया। तो उस घर के बाद वो जब चले जाएंगे गेस्ट, तो जाने के बाद में डिस्कशन होगा ना कि कैसे, उनका तो बनाया नहीं था, फिर उतने में कैसे खा लिया उन लोगों ने, और हम लोग भी तो ऐसा नहीं कि कम खाए, हम लोग भी तो सही से खाए, तो अच्छा हो गया, उतने में सबका हो गया। तो पॉइंट टू बी डिस्कस क्यों है, क्योंकि ये रोज की चीजें नहीं है। हम रोज थोड़ी डिस्कस करते हैं कि आज कैसे इतना या कम या ज्यादा, उस दिन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने उनको बनाया ही नहीं, उसके बाद में भी हमने उनको खिला दिया और सबका वो पूरा हो गया। तो अच्छा या कोई चीज की बात तब होगी जब वो कुछ इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो हमने अगर बोला एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर, तो एसिमिलेटरी पावर क्यों, क्योंकि 12 से 12 बना दे रहे तो ठीक है भाई, उतना तुमने जो लिया उतना तो बनेगा, तुमने जितना यूज किया, तुमने 4 आदमी का खाना बनाया है तो 4 आदमी खाएंगे, 6 लोग खा लेंगे, तो ये कुछ अलग है ना। ऐसा नहीं ज्यादा बनाया, उतना ही बनाया, बट उसमें खाने वाले लोग जो है वो ज्यादा खा ले, तो तारीफ तब होगी क्योंकि 12 से 12 तो बन रहा है, 12 से 13 बना रहा है, ये डिफरेंट है। तो NADPH2 ने क्या किया, DHAP बना दिया। ये होता है एसिमिलेटरी पावर। क्या हुआ, नहीं इसने एक्स्ट्रा बना दिया, मतलब जो चीजें ऐसी पड़ी हुई थी उन सबको इकट्ठा करके उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म दे दिया, है ना। हमने भी क्या किया, तो भी दोपहर के चावल पड़े थे ना, डाल के और दाल थोड़ा सा पानी डाल दिया, हो गया 6 लोग का, ठीक है। तो जो चीज थी एडजस्ट करके उसको हमने क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। तो जो काम की नहीं थी, वेस्ट थी, आपने उन सब से एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बना लिया जिसका यूज कहाँ है,
तो इसीलिए ये एसिमिलेटरी पावर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में बचा हुआ मॉलिक्यूल कहाँ जाते हैं, रीजनरेशन में। तो ये बहुत सारे चेंजेस जाएगा और उसके बाद एक मॉलिक्यूल बनता है जो राइबोलोज मोनोफॉस्फेट है, फिर वो राइबोलोज डाइफॉस्फेट बनेगा और ये प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। तो एक ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए the formation of one glucose molecule needs 6 plus 12 6 plus 12 18 ATPs and तो एक ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, 18 ATPs और 12 NADPH2। एक NADPH2 is equal to 3 ATP। एक NADPH2 is equal to 3 ATP। तो अगर मैंने बोला कि NADPH2 is high energy more than ATP, तो how much high? Equivalent to 3 ATP। तो 12 3s are 36। 36 plus 18 54। This is the amount of ATP which is used for making one glucose molecule। प्लांट तो बल्क में बना है, बल्क में। अगर एक राइस का पार्टिकल हम खा रहे हैं तो उस एक राइस में कई लाखों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं और उसे एक को बनाने के लिए कितना लगा एनर्जी, 18 ATP और 12 NADPH2 या इकट्ठा बोले तो 54 ATP। तो जाहिर सी बात है कि प्लांट को एनॉर्मस लाइट का सप्लाई चाहिए ताकि वो उससे क्या कर सके, एटीपीज बनाता रहे। तो जितना भी लाइट मिलेगा सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या करेंगे, क्लोरोफिल ए को फिल्टर करके देते रहेंगे और ये क्या करता रहेगा, एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन आगे कैरियर्स को पास करता रहेगा, जिससे वो सारे एटीपीज बनाते रहेंगे, NADPH2 बनाते रहेंगे और वो सब NADPH2 और ATP यूज होगा रात में फूड सिंथेसाइज करने के लिए। तो ड्यूरिंग नाइट वी आर मेकिंग फूड, बट जो भी चीजें उस फूड को फॉर्म करने के लिए चाहिए थी, तो जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी डे में हो रहा है, जो एटीपी और NADPH2 चाहिए था जो सनलाइट से हमने बनाया वो भी डे में हो रहा है। तो हम तो सारी चीजें डे की यूज कर रहे हैं, सिर्फ रात में क्या हो रहा है, प्रोसेस फॉलो हो रहा है। इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलने से बेटर हम क्या बोलते हैं,